दोस्तों एक दिन राधा बाथरूम में नहा रही थी। अब उसी दिन राधा के ससुर की नजर पड़ जाती है बहू के ऊपर। दोस्तों जो राधा का ससुर था, अब वह अपनी बहू को छुप छुपा कर घूर घूर कर देखने लगता है। काफी देर देखने के बाद अब जो ससुर था वह चला जाता है कमरे में, और फिर उसी दिन वह बहू के ऊपर गंदी नजर रखने लगता है। बहू के प्रति उसके मन में गलत गलत तरह की भावनाएं जाग रही थी। दोस्तों अब इसी तरह से धीरे धीरे शाम का वक्त होता है। शाम से रात हो जाती है। राधा अपने ससुर के लिए खाना बनाती है और जाकर ससुर को कमरे में खाना देती है। राधा का जो ससुर था उस वक्त राधा को एकदम अश्लील नजरों से देख रहा था। ससुर को इस तरह से देखने के बाद राधा भी सोच में पड़ जाती है कि आखिर ससुर मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हैं। दोस्तों उसके बाद जो राधा होती है वह आ जाती है किचन में और अपने काम में बिजी हो जाती है। दोस्तों इसी तरह से धीरे धीरे रात का वक्त हो जाता है और राधा के जो ससुर थे उसको नींद नहीं आ रही थी। बार बार वह इधर उधर करवट ही बदल रहे थे, क्योंकि बार बार उसकी आंखों में उसकी बहू का ही चेहरा सामने आ रहा था। दोस्तों अब जो राधा थी, जो राधा का ससुर था, वह राधा को आवाज लगाता है और कहता है कि बहू एक गिलास पानी लेकर के आओ मेरे कमरे में। दोस्तों जो राधा थी वह भी जाग रहे थे। अब वह ससुर के लिए पानी लेकर कमरे में जाती है। जैसे ही राधा कमरे में ससुर के पास जाती है, उसका ससुर उसे अपनी तरफ खींच लेता है और फिर बहू के साथ वह अश्लील हरकतें करने लगता है। दोस्तों बहुत ही लाजवाब कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों ज्यादा बात ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों आज की जो कहानी की शुरुआत होती है वह एक छोटे से गांव में अभिजीत नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। उनके परिवार में उनकी बीवी के अलावा उनका सिर्फ एक लौता बेटा था जिसका नाम दिलीप होता है। दोस्तों जो दिलीप था वह एक बच्चा बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज था। दोस्तों दिलीप अक्सर अपने पापा से कहा करता था कि पापा मैं पढ़ लिख कर आपकी तरह खेती किसानी नहीं करूंगा, बल्कि मैं जॉब करूंगा और जॉब करके पैसे कमाऊंगा, आप लोगों को अच्छी जिंदगी दूंगा, आप लोगों को शहर में घुमाऊंगा। दोस्तों इस बात से अभिजीत हमेशा मुस्कुरा दिया करते थे, जो लड़के के पिताजी थे, और अपने बेटे से कहा करते थे कि बेटा मैं यही चाहता हूँ कि तुम पढ़ लिख कर एक अच्छे इंसान बनो और अपना नाम कमाओ, बहुत बड़े आदमी बनो, खूब पैसा कमाओ, खूब शोहरत कमाओ। दोस्तों इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था। अभिजीत अपने बेटे की पढ़ाई लिखाई अच्छे से करवा रहे थे। और दोस्तों जो अभिजीत था, जो लड़के का पिताजी था, उनका बहुत सारा खेती बाड़ी था, बहुत सारा उनका जमीन था, उसी पर वह खेती किया करते थे और उसी से उनके घर का खर्चा वगैरह चलता था। उनके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि वह एक जमींदार खानदान से थे। उनके पास प्रॉपर्टी बहुत ही ज्यादा थी। दोस्तों अब इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरता जाता है। गांव में पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद अब जो दिलीप था वह शहर चला जाता है पढ़ाई करने के लिए। शहर में रह करके वह पढ़ाई करने लगता है। दोस्तों इसी तरह से वक्त काफी तेजी के साथ गुजरता है। दिलीप की पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है। पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद दिलीप घर नहीं आता है, बल्कि वह जॉब करने के लिए वहीं पर रहकर ट्राई करने लगता है। दोस्तों पढ़ाई खत्म होने के लगभग 3 महीने के बाद ही दिलीप को एक कंपनी में जॉब लग जाती है। सैलरी भी बहुत ही अच्छी खासी थी। जब यह खबर दिलीप अपने माँ बाप को सुनाता है, उसके माँ बाप बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। खास करके जो दिलीप के पिताजी होते हैं, जो अभिजीत जी होते हैं, वह बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं अपने बेटे से। बहुत सारी आशाएं थी, अब वह धीरे धीरे पूरा होने वाला था। दोस्तों अब यह खबर पूरे गांव में फैल जाती है। पूरे गांव के लोग शाबाशी देते हैं। अभिजीत को उनकी जो छाती थी एकदम से चौड़ी हो जाती है। वह एकदम शान से सीना चौड़ा करके गांव में घूमते हैं और सभी को यही कहते हैं कि मेरे बेटे का जॉब लग गया है, मेरे बेटे का जॉब लग गया है। क्योंकि दोस्तों गांव में इन सब बातों पर बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया जाता है। गांव के लोग ज्यादा पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं देते हैं, सब खेती बाड़ी या फिर मजदूरी ही किया करते हैं। पहली बार अभिजीत का बेटा यह काम कर दिखाया था, इस वजह से गांव के लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, उसको बहुत ही ज्यादा शाबाशी देने लगते हैं। दोस्तों इसी तरह से कुछ वक्त गुजरता है। जिस कंपनी में दिलीप काम किया करता था, उसी कंपनी की एक लड़की से उसको प्यार हो जाता है। उस लड़की का नाम राधा होता है। दोस्तों जो राधा थी देखने में बेहद बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, बहुत ही अच्छी लड़की थी। दिलीप को लड़की भा जाती है। धीरे धीरे उससे बातचीत शुरू करता है। दोनों की जो बातचीत थी वह दोस्ती में बदल जाती है, और दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है ये दिलीप को भी नहीं पता चलता है और न ही राधा को पता चलता है।
दोस्तों अब वक्त बीतता जाता है, उस लड़की से बात करता है, राधा से धीरे धीरे एक दूसरे से मिलना जुलना शुरू कर देते हैं। अब एक दिन मौका देख करके दिलीप राधा से प्यार का इजहार कर देता है। दोस्तों जो राधा थी वो भी कहीं न कहीं दिलीप को बहुत पसंद करती थी, वो भी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। कुछ साल तक दोनों एक दूसरे को डेट करते हैं, उसके बाद दोनों एक मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। शादी के बाद अब जो दिलीप है वह एक अपना शानदार फ्लाइट खरीदता है। फ्लाइट खरीदने के बाद दोनों मियाँ बीवी उसी फ्लाइट में शिफ्ट हो जाते हैं। जब दोनों नए फ्लैट में शिफ्ट होते हैं तब जाकर दिलीप अपने घर पर फोन करता है और अपनी माँ से कहता है कि माँ मैंने यहाँ शादी कर ली है। दोस्तों पहले तो जो दिलीप की माँ थी वह नाराज होती है और कहती है कि बेटा तू मेरा इकलौता बेटा है, मैं चाहती थी कि मैं बड़े ही धूमधाम से तुम्हारी शादी करवाऊंगी, दान दहेज लूंगी, लेकिन तुमने तो वहां पर चुपचाप शादी कर ली, मुझे बताया क्यों नहीं। दोस्तों इस तरह से उसकी माँ जो होती है वह नाराजगी जताती है। दोस्तों उसके बाद दिलीप अपनी माँ से कहता है कि माँ मैं चाहता था कि मैं अपनी पसंद से शादी करूं, जिस लड़की से मैं शादी करूं वह भी पढ़ी लिखी और स्मार्ट होनी चाहिए और मैंने बिल्कुल वैसे ही लड़की से शादी की है। अब जो दिलीप की माँ थी वह कहती है कि ठीक है, जब शादी कर ही लिए हो तो बहू को लेकर घर आ जाओ, गांव में आओ और सबको दिखाना भी तो है और हम लोग भी उससे मिलना चाहते हैं। दोस्तों अब दिलीप कहता है कि ठीक है माँ, छुट्टी लेकर मैं एक हफ्ते के लिए घर पर आ रहा हूँ। दोस्तों उसके 2-3 दिन बाद ही दिलीप अपनी बीवी को लेकर गांव जाता है अपने घर पे। दोस्तों जब दिलीप अपने गांव जाता है तो उसके घर में पहले से ही पूरे गांव के लोग जमा थे उसकी बीवी को देखने के लिए। पूरे गांव की औरतें जब दिलीप की बीवी को देखते हैं तो गांव के सभी लोग जमकर उसकी बीवी की तारीफें करते हैं और दिलीप से कहते हैं कि दिलीप तुम्हारी पसंद तो लाजवाब है, तुम्हारी बीवी वाकई में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। दोस्तों जब दिलीप के पिता अपनी बहू को देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी ही रह जाती हैं, क्योंकि राधा वाकई में दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। और अभिजीत अपने बेटे से तारीफ भी करते हैं कि बेटा तुम्हारी पसंद तो बहुत ही ज्यादा लाजवाब है। दोस्तों अब इस तरह से दिलीप एक हफ्ते तक अपने गांव वाले घर में रुकता है। उसके बाद फिर अपने माँ बाप से विदा लेता है और कहता है कि ठीक है माँ, अब मैं जा रहा हूँ, वरना ड्यूटी बहुत ही ज्यादा लॉस होगी, अब्सेंट हो जाएगा। उसके बाद दोनों मियाँ बीवी सामान बांधते हैं और फिर शहर के लिए रवाना हो जाते हैं। उसके बाद जो दिलीप था अपने काम में बिजी हो जाता है। दोस्तों जो दिलीप था अब वह हर वक्त अपने काम में बिजी ही रहा करता था। ओवर टाइम वह काम किया करता था, घर पे आने के बाद भी अपने कामों में ही मसरूफ रहा करता था। धीरे धीरे करके वह अपनी बीवी से दूर चला जा रहा था, अपनी बीवी को वक्त नहीं दे पाता था। दोस्तों इसी तरह से वक्त गुजरता जाता है। दिलीप को 1 साल का वक्त गुजर जाता है अपने गांव से शहर गए हुए। दोस्तों अब एक दिन की बात है कि दोपहर के वक्त दिलीप के शहर वाले घर में उसके पिताजी आ जाते हैं और अचानक से बेल डोर बजाते हैं। जब दिलीप की बीवी दरवाजा खोलती है तो अपने ससुर को अचानक से देख करके एकदम दंग रह जाती है। वह पूछती है कि अरे पापा जी आप अचानक से यहाँ आ गए। अब जो दिलीप के पिता थे वह कहते हैं कि क्या करूं बहू, घर में भी तो कोई काम नहीं है, तो मैं सोचा कि चला जाता हूँ अपने बेटे के पास रहूंगा, बहू से मिल लूंगा। 1 साल हो गए हैं, पिछले 1 साल से तुम लोग घर पर आए ही नहीं हो, इसीलिए मैं यहाँ पर चला आया मिलने के लिए। दोस्तों अब जो उसकी बहू होती है जो राधा होती है वह कहती है कि ठीक है पापा जी अंदर आइए और आप बैठिए। अब जो दिलीप के पापा थे वो चले जाते हैं घर के अंदर और बैठते हैं। घर का माहौल और घर का जितना भी सामान था, जितना भी डेकोरेशन का सामान था, वह सब देखने के बाद दिलीप के पापा दंग रह जाते हैं और कहते हैं कि वाकई में दिलीप तो बहुत ज्यादा तरक्की कर चुका है। मैं इतना शानदार घर मैं तो सिर्फ फिल्मों में ही देखा करता था, वाकई में बहुत खूबसूरत है। उसके बाद दिलीप के पापा कहते हैं कि बहू दिलीप कहाँ है। अब जो उसकी बहू राधा थी वह कहती है कि वह तो 10 दिनों के लिए बाहर गए हुए हैं काम से, हो सकता है आने में उनको वक्त लग जाएगा, 10 दिनों के बाद ही कहीं आएंगे। दोस्तों अब उसी वक्त दिलीप के पापा कहते हैं कि ठीक है तुम दिलीप को फोन लगाओ, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। अब जो राधा होती है उसी वक्त अपने पति दिलीप को फोन लगाती है और कहती है कि पापा जी घर पर आए हुए हैं, तुमसे बात करना चाहते हैं। दोस्तों अब यह बात जब दिलीप सुनता है तो वह बहुत ही ज्यादा खुश होता है और उसी वक्त वह अपने पापा से बात करता है और कहता है कि पापा जी क्या बात है, पापा आप अचानक से आ गए, मुझे बोल दिया होता मैं आ जाता आपको लेने के लिए। दोस्तों अब जो दिलीप के पापा थे
वह कहते हैं कि नहीं बेटा, तुम तो यहाँ बिजी रहते हो, मुझे घूमने का मन था, मैं इसीलिए आ गया। उसके पापा कहते हैं कि अब ये बताओ कि तुम कब आ रहे हो घर। दोस्तों दिलीप कहता है कि मैं तो 10 दिनों के लिए बाहर आया हूँ काम से, 10 दिनों के बाद ही कहीं आ पाऊंगा, लेकिन आप जब तक मैं नहीं आ जाता मेरे ही घर पर रहिएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपकी बहू आपका अच्छे से सेवा करेगी। दोस्तों उसके बाद जो दिलीप होता है राधा से बात करता है और कहता है कि राधा, जब तक मैं नहीं आ जाता हूँ पापा को वहीं रखना और उनका अच्छे से ख्याल रखना, खाने पीने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दोस्तों अब जो राधा थी अपने पति से कहती है कि आप बेफिक्र होकर अपना काम कीजिए, मैं पापा का यहाँ पर अच्छे से ख्याल रखूंगी। उसके बाद जो राधा होती है फोन को रख देती है, आती है किचन में अपने ससुर के लिए खाना बनाती है, खाना वगैरह बनाने के बाद ससुर को खाना देती है। राधा के जो ससुर जी होते हैं वह खाने को खा लेते हैं, उसके बाद वो चले जाते हैं अपने कमरे में। जो बहू राधा थी अपने ससुर जी को कमरा दिखा देती है और कहती है कि पापा जी आज से आपका कमरा यही रहेगा और आप यहीं पे रहेंगे। दोस्तों उस कमरे को देखने के बाद अब जो ससुर जी थे वह तो बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे। दोस्तों इसी तरह से धीरे धीरे रात का वक्त होता है। रात के वक्त भी राधा अपने ससुर का अच्छे से ख्याल रखती है, खाना वगैरह सब कुछ देती है। खाना खाने के बाद अब जो ससुर जी थे वो चले जाते हैं सोने के लिए। दोस्तों अब इसी तरह से धीरे धीरे अगला दिन आ जाता है। अगला दिन जब निकलता है तो दोपहर के वक्त जो राधा थी अपने ही बाथरूम में नहा रही थी। दोस्तों अब उसी दौरान राधा के ससुर की नजर पड़ जाती है राधा पर। दोस्तों जो राधा का बाथरूम था उसका दरवाजा खुला ही था। अब राधा के ससुर उसे नहाते हुए देख लेते हैं, लेकिन दोस्तों उस दौरान आईने में राधा अपने ससुर को देख लेती है कि उसका ससुर उसे देख रहा है। लेकिन दोस्तों इस बात से राधा कोई ऐतराज नहीं करती है, न ही कुछ कहती है, वह भी चुपचाप नहाने लगती है। अब जो राधा का ससुर था कुछ देर वहां पर नहाते हुए राधा को देखता है, उसके बाद वह वहां से चला जाता है अपने कमरे में। दोस्तों उसी दिन से राधा के ससुर की नीयत खराब हो जाती है बहू के प्रति। अब जो राधा थी नहा धोकर बाथरूम से बाहर निकलती है। अब वह भी यही सोचने लगती है कि आखिर ससुर जी के मन में मेरे प्रति क्या चल रहा होगा, अगर उनके मन में कुछ गलत चल रहा है तो वो मेरे पास क्यों नहीं आते हैं, वो मुझे कुछ कहते क्यों नहीं है। अब जो राधा थी वो भी इसी चांस में थी कि कब उसका ससुर खुद उसके सामने आएगा। लेकिन दोस्तों जो ससुर जी थे उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी बहू के सामने आकर कुछ कहने की। दोस्तों अब इसी तरह से धीरे धीरे शाम का वक्त होता है और रात का खाना बनाने लगती है राधा। उस दौरान राधा का ससुर किचन में आ जाता है किसी न किसी बहाने से और राधा के साथ बातचीत करने लगता है। दोस्तों राधा भी समझ चुकी थी ससुर के इरादे को, लेकिन राधा खुद नहीं चाहती थी कि वह सामने से ससुर को ऑफर दे। दोस्तों इसी तरह से धीरे धीरे खाना बन जाता है। राधा अपने ससुर को खाना खाने के लिए दे देती है। अब जो अभिजीत थे जो राधा के ससुर थे, राधा के ससुर खाना खाकर चले जाते हैं अपने कमरे में। धीरे धीरे रात के 11:30 बज जाते हैं और अब उस वक्त उनको नींद ही नहीं आ रही थी। अब वह पानी का बहाना करके बहू को आवाज लगाते हैं और कहते हैं कि बहू मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी है, पानी लेकर आओ। दोस्तों जो राधा थी वह भी जाग रही थी। अब अपने ससुर के लिए वह पानी लेकर आती है कमरे में। ससुर के कमरे में आती है, अपने ससुर के हाथ में गिलास थमा देती है। दोस्तों अब उसी दौरान जो राधा का ससुर था पानी का गिलास टेबल पर रख देता है और अपनी बहू को अपनी तरफ खींच लेता है और फिर अपनी बहू के साथ वो अश्लील हरकतें करने लगता है। दोस्तों उस दौरान राधा भी इस चीज का विरोध नहीं करती है, बल्कि अपने ससुर का वह साथ देने लगती है। और फिर जो राधा के ससुर थे वो भी बहू के साथ अश्लील हरकतें करने लगते हैं, बहू के साथ संबंध बनाने लगते हैं। दोस्तों उस दिन राधा ससुर के साथ संबंध बनाकर बहुत ही ज्यादा बेहद खुश थी। अब उस दिन वह अपने ससुर से कहती है कि पापा जी आपके बेटे के पास तो टाइम ही नहीं है, सारा दिन वह ऑफिस में बिजी रहते हैं, घर पे आने के बाद वह काम ही काम करने लगते हैं, ऑफिस का मुझ पर ध्यान ही नहीं देते हैं, मेरे पास नहीं बैठते हैं, मेरी जरूरतों को उन्हें थोड़ा भी ख्याल नहीं होता है। अब इसी तरह से वक्त गुजरने लगता है। राधा अपने ससुर के साथ बेहद खुश थी। अब एक दिन रात के वक्त राधा फिर से अपने ससुर के कमरे में जाती है। उस दिन रात के लगभग 8:30 से 9 बज रहे थे। राधा लगभग अपने ससुर के कमरे में 1 से 1.5 घंटे तक रहती है।
दोस्तों 1 से 1.5 घंटे के बाद फिर से चली जाती है अपने कमरे में। अब इस तरह से लगभग रात के 11 से 11:30 बज चुके थे। अब राधा के ससुर को लगता है कि शायद उसकी बहू सो गई होगी। अब उसके ससुर को बाथरूम लगती है, वह बाहर निकलते हैं और जाते हैं बाथरूम करने के लिए। लेकिन दोस्तों जैसे ही वह बाथरूम से लौटते हैं, उनको किचन से कुछ अजीबोगरीब आवाज सुनाई देती है, कुछ बर्तन के खटपट की। अब जो राधा के ससुर थे उनको लगता है कि घर में कोई चोर घुस आया है। वो जाते हैं किचन की तरफ, लेकिन दोस्तों जैसे ही किचन की तरफ जाते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी बहू किसी लड़के के साथ किचन में ही वो लोग अश्लील हरकतें कर रहे थे। दोस्तों अब बहू को किसी लड़के के साथ देखकर राधा के ससुर वहीं पर चिल्ला पड़ते हैं और अपनी बहू राधा से कहते हैं कि बहू ये क्या कर रही हो? क्या तुम्हारा मुझसे मन नहीं भरा है या फिर मेरे बेटे से मन नहीं भरा है? इस तरह से राधा के ससुर बहुत ही भला बुरा कहने लगते हैं। अब जो दूसरा लड़का था वहां से मौका देख करके भाग जाता है। राधा अपने ससुर के पास जाती है और अपने ससुर से माफी मांगती है, कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। दरअसल जब आप यहाँ पर नहीं थे तो उससे पहले मैं इसी के साथ अपनी रातें गुजारा करती थी। जब भी मुझे मौका मिलता मैं इसी के साथ अपना वक्त गुजारा करती थी। आपको तो पता ही है आपके बेटे के पास मेरे लिए वक्त नहीं होता है। दोस्तों उस दिन राधा अपने ससुर से माफी मांगती है और कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए, आइंदा से मैं ये हरकत नहीं करूंगी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। उस दिन जो राधा के ससुर थे वह कहते हैं कि चलो एक बार मैंने देख लिया, अगर मैं दोबारा इस तरह की हरकतें देखता हूँ तो मैं अपने बेटे दिलीप को तुम्हारी सारी करतूतें बता दूंगा, उसके बाद देखना तुम्हारा क्या हाल होता है। मेरा बेटा कभी तुम्हें रखने के लिए तैयार भी नहीं होगा। लेकिन दोस्तों राधा कहती है कि पापा जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई है, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। दोस्तों अब इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है। राधा के जो ससुर थे राधा को माफ कर देते हैं। दोस्तों उधर जो दिलीप था वह अपने काम के सिलसिले से गया हुआ था, 10 दिनों के लिए गया था। लेकिन दोस्तों उसका काम पहले ही निपट जाता है। वह जब सुनता है कि उसके पापा घर पर आए हुए हैं तो वह जल्दी जल्दी में अपना काम निपटा कर और पहले ही उसका काम कंप्लीट हो जाता है। दिलीप अपने घर में किसी को भी फोन करके नहीं बताता है कि उसका काम पहले ही हो गया है। अब एक दिन दोपहर के वक्त राधा अपने ससुर के कमरे में थी और अपने ससुर के साथ ही वह रंगरलिया मना रहे थे। उन लोगों को पता भी नहीं था कि दिलीप घर पर आने वाला है। दोस्तों दोपहर के वक्त ही दिलीप अपने घर पर आ जाता है। घर आने के बाद वह डोरबेल नहीं बजाता है, बल्कि वह अपने घर वालों को सरप्राइज देना चाहता था। अपने पापा और अपनी बीबी को इस तरह से वह सरप्राइज देना चाहता था। इस वजह से वह घर की एक्स्ट्रा चाबी से ही घर का दरवाजा खोल लेता है और फिर अंदर आ जाता है। और दोस्तों जब दिलीप घर के अंदर आता है तो देखता है कि हॉल रूम खाली पड़ा हुआ है और वह चुपचाप से किचन में भी जाता है, लेकिन किचन में भी कोई नहीं होता है। उसके बाद दिलीप जाता है अपने कमरे में। जब वह अपने कमरे में जाता है तो वहां पर भी खाली था, कोई नहीं था, कोई था ही नहीं कमरे में भी, ना तो उसकी बीबी थी और ना ही उसके पापा थे। अब वह बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है कि आखिर में घर के सारे लोग गए तो गए कहाँ। दोस्तों उसके बाद जो दिलीप था उसी कमरे में जाता है जिस कमरे में उसके पापा थे। जैसे ही उस कमरे में वो दरवाजा खोलता है, अपने पिता और अपनी बीबी को आपत्तिजनक हालत में देखकर दिलीप के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों उसी वक्त दिलीप जोर से चिल्लाता है और अपनी बीबी को कहता है कि राधा तुम ये क्या कर रही हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हारे ससुर के साथ तुम इस तरह की हरकतें कर रही हो। दोस्तों उसके बाद दिलीप अपने पिता को भी बहुत खड़ी खोटी सुनाता है। अब उस दौरान दोनों अपने आप को किसी तरह से संभालते हैं। उसके बाद राधा आ जाती है अपने पति के पास और अपने पति को मनाने लगती है और कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, दरअसल हम दोनों के बीच में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था, इस वजह से यह सब कुछ हुआ है। लेकिन दोस्तों जो दिलीप था वो उसकी एक बात मानने को तैयार ही नहीं था। अब दिलीप कहता है कि मैं अच्छे से समझ चुका हूँ कि तुम किस टाइप की लड़की हो। दोस्तों दिलीप कहता है कि मैं तुम्हें ज्यादा वक्त इसलिए नहीं दे पाता था, अपने काम में मैं ज्यादा मसरूफ इसलिए रहता था कि मैं चाहता था कि तुम्हें मैं हर सुख दे सकूं, हर वो ऐसो आराम दे सकूं जिससे तुम खुश हो सको। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये तुम्हारी जो हरकतें हैं कि तुम्हारी खुशी किसमें है। अगर तुम्हें यही सब चाहिए था तो तुम मुझे पहले ही मुंह खोलकर बोल सकती थी, तुम्हें इस तरह से बाहर मुंह मारने की क्या जरूरत थी। दोस्तों अब जो वहीं पर दिलीप के पिताजी थे वो दिलीप के सामने आकर के खड़े हो जाते हैं
और दिलीप से ऊंची आवाज में कहते हैं कि तुम्हारी बीवी अपनी मर्जी से मेरे पास आई है और मैं भी अपनी मर्जी से उसके साथ ये सब कुछ कर रहा हूँ। जब तुम अपनी बीवी को खुश नहीं कर पाते हो तो तुम्हारी बीवी तो बाहर मुंह मारेगी ही। अगर मैं तुम्हारी बीवी को नहीं देखता तो शायद ये बाहर कितने लड़कों के साथ में इसी तरह का काम करती। मैं तुम्हारी बीवी के साथ जो कुछ भी कर रहा हूँ इस घर की इज्जत को बचाने के लिए कर रहा हूँ। तुम अपनी बीवी को खुश नहीं कर सकते हो, इसी वजह से तुम्हारी बीवी बाहर इस तरह की हरकतें कर रही है। दोस्तों उस दौरान दिलीप को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि जिस औरत के लिए वह इतनी मेहनत कर रहा था, दिन रात एक कर देता था काम करने में, वही औरत उसको कभी समझ नहीं पाई। दोस्तों अब उस वक्त दिलीप कहता है कि राधा, अब मैं तुम्हें एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता और मैं तुम्हारे साथ अपने आगे की जिंदगी नहीं गुजारना चाहता हूँ। तुम अपने घर जा सकती हो, क्योंकि मैं तुमसे अब तलाक लेना चाहता हूँ। दोस्तों अब उसके अगले ही दिन दिलीप चला जाता है कोर्ट में। कोर्ट जाकर के वह तलाक के लिए पेपर तैयार करवाता है। 1 महीने के बाद दिलीप अपनी बीवी के घर वह पेपर भिजवा देता है और फोन करके कहता है कि इस पेपर तुम साइन कर दो, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रहना चाहता। आगे की जिंदगी मैं तुम्हारे साथ नहीं बिताना चाहता। अकेले रहना बिल्कुल पसंद करूंगा, मगर तुम्हारे साथ नहीं रहना पसंद करूंगा और मैं अब अकेले वक्त गुजारना चाहता हूँ। दोस्तों इसी तरह से दिलीप अपनी बीवी से तलाक ले लेता है और फिर अपने माँ बाप से भी सारे रिश्ते नाते तोड़ देता है। तो दोस्तों ये रही कहानी। आप लोगों को कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। जब तक के लिए आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।